हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र पेपर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक उदारवाद, जिसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी पहले, जिसमें हमने दो पार्टों में लगभग 50 प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम उदारवाद, नव उदारवाद या स्वेच्छातंत्रवाद, इस पर आधारित और महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपके लिए मददगार हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र और लोक प्रशासन विषय पर आधारित अलग अलग प्लेलिस्टों के माध्यम से और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी। यदि आप लोग पहली बार यदि हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आइए आज की इस अभ्यास सीरीज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। किसके अनुसार उदारवाद एक क्रमबद्ध विचारधारा नहीं होकर किसी निर्दिष्ट युग में कुछ देशों में व्यक्त की गई विविधतापूर्ण तथा परस्पर विरोधी चिंतन धाराओं से युक्त ऐतिहासिक प्रवृत्ति मात्र है। यानी यह कथन किस विद्वान का है? रॉबर्ट नॉजिक, ब्रायन बेरी, डॉक्टर आशीर्वादम, डॉक्टर सीपी बामरी। उदारवाद एक क्रमबद्ध विचारधारा ने होकर किसी निर्दिष्ट युग में कुछ देशों में व्यक्त की गई विविधतापूर्ण तथा परस्पर विरोधी चिंतन धाराओं से युक्त एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति मात्र है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैस करिएगा। तो ऑप्शन राइट होगा 3 नंबर, डॉक्टर आशीर्वादम का यह कथन है। ऑप्शन 3 राइट होगा। ऐतिहासिक प्रवृत्ति मात्र है उदारवाद। आप परिभाषा को कैसे याद करें, तो आप शॉर्टकट की पॉइंट वहां से निकालिए। उदारवाद एक क्रमबद्ध विचारधारा नहीं होकर ऐतिहासिक प्रवृत्ति मात्र है। किसका कथन है? डॉक्टर आशीर्वादम का कथन है। अगला सवाल 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। फिर आपको 2 कथन दे रखे हैं और आपको सही कूट का चयन करना है। पहला कथन आपकी स्क्रीन पर है कि नव उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को फिर से समेटने के लिए मुक्त बाजारवाद तथा मुक्त बाजार समाज का समर्थन करता है। दूसरा कथन है नव उदारवाद एक बार फिर से हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है तथा बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था की बात करता है। कौन सा कथन सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला व दूसरा दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा 2 नंबर सवाल का राइट उत्तर? आप चयन कीजिएगा। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। पहला व दूसरा दोनों कथन राइट है कि नव उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को फिर से समेटने के लिए मुक्त बाजारवाद और मुक्त बाजार समाज का समर्थन करता है। बिल्कुल राइट है। नव उदार एक बार फिर हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है तथा बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था की बात करता है कि राज्य है जो व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे। यही बात शास्त्रीय उदारवाद कह रहा था और यही बात नव उदारवाद वापस दोहरा रहा है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया है सामाजिक सुधारों के लिए, निःशुल्क चिकित्सा सहायता के लिए, विचार अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए, निःशुल्क शिक्षा के लिए। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया। तो 3 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद है जो विचार अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए उदारवाद सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में प्रासंगिक स्वतंत्रताओं की मांग करता है। राजनीतिक क्षेत्र में विचार अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन, प्रकाशन की स्वतंत्रता को उदारवाद अपरिहार्य मानता है।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित विद्वान हैं? एफ ए हेक, मिल्टन फ्राइडमैन, रॉबर्ट नॉजिक, उपरोक्त सभी। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी विद्वान नव उदारवाद से संबंधित है। इन्हें स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक भी कहा जाता है। स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक भी इन्हें कहा जाता है। एफ ए हेक है, मिल्टन फ्राइडमैन है, रॉबर्ट नॉजिक है और इनके अलावा है आज्या बर्लिन। आज्या बर्लिन भी एक नव उदारवादी विचारक है और स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक भी है। तो ये 4 विचारक मुख्य रूप से नव उदारवाद की समर्थक है या स्वेच्छा तंत्रवाद के समर्थक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। आधुनिक समय में नव उदारवाद ने उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। इस विचारधारा ने राज्य की भूमिका को सीमित करने की सिफारिश की और राज्य की नकारात्मक भूमिका रात्रि पहरी राज्य पर बल दिया है। एफ ए हेक ने, आज्या बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक यानी नव उदारवादी विचारधारा के प्रमुख समर्थक विद्वान रहे हैं। एफ ए हेक, आज्या बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक। और यह रात्रि पहरी राज्य का समर्थन करता है यानी राज्य के नकारात्मक स्वरूप पर बल देता है और राज्य व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे। यानी शास्त्रीय उदारवाद जो शुरुआती उदारवाद था उसको पुनः, उसकी भूमिका को पुनः सामने लाने की बात कर रहा है नव उदारवाद या स्वेच्छा तंत्रवाद। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 5 नंबर। अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। यह विश्वास जुड़ा है नव उदारवाद के साथ, नव अनुदारवाद के साथ, नव मार्क्सवाद के साथ, इनमें से किसी भी के साथ भी नहीं। अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। यह विश्वास जुड़ा है। तो क्या होगा इस 5 नंबर सवाल का राइट उत्तर, आप चयन कीजिएगा। तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा, नव उदारवाद के साथ यह विचार जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए राइट होगा। अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि और व्यापक संपन्नता। यह विश्वास नव उदारवाद के साथ जुड़ा हुआ है। नव उदार वास्तव में शास्त्रीय उदारवाद की नकारात्मक उदारवादी धारा को पुनर्स्थापित करता है। इस प्रकार के कथन भी आ सकते हैं परीक्षाओं में। यह राज्य के हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है यानी राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम हो और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। फ्रेडरिक हेक, मिल्टन फ्राइडमैन, रॉबर्ट नॉजिक, आज्या बर्लिन प्रमुख नव उदारवादी सिद्धांतकार रहे हैं, विचारक रहे हैं। आगे एफ ए हेक ने अपनी कृति रोड टू सेफरडम, दास्ता के पथ पर, रोड टू सेफरडम में लिखा है कि निर्देशित अर्थव्यवस्था व्यक्तियों के अव्यक्त ज्ञान का उतना उपयोग नहीं कर सकती जितना बाजार अर्थव्यवस्था कर सकती है। यानी इस कथन से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एफ ए हेक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। इसके अनुसार आर्थिक नियोजन का रास्ता सर्वाधिकारवाद की ओर ले जाता है। तो यहां से आपको ये प्रसिद्ध की पॉइंट आपको याद रखने होंगे। रोड टू सेफरडम यह पुस्तक कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है। दास्ता के पथ पर एफ ए हेक की रचना है। मिल्टन फ्राइडमैन ने कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, इनकी यह पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। यह पुस्तक भी कई बार परीक्षाओं में आई हुई है, इसी को आप ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा है कि पूंजीवाद स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त है। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में मिल्टन फ्राइडमैन लिखते हैं कि पूंजीवाद स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त है। पूंजीवाद जिसमें निजी उद्यम को स्वतंत्र विनिमय का पूरा अवसर है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है। यानी पूंजीवाद जिसमें निजी उद्यम को स्वतंत्र विनिमय का पूरा अवसर प्राप्त होता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक अनिवार्य शर्त मानी जाती है। यह बात भी मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं इस पुस्तक में, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। रोड टू सेफरडम एफ ए हेक की है।
आगे चलते हैं। 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है? जेरेमी बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर, लॉस्की, एडम स्मिथ। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक है एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी प्रसिद्ध रचना रही है। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद को एडम स्मिथ ने अपनी कृति वेल्थ ऑफ नेशंस के द्वारा स्थापित किया है। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, यानी एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है और इनकी प्रसिद्ध रचना है वेल्थ ऑफ नेशंस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 8 नंबर। किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? यह सवाल भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्लेटो, मार्क्स, एडम स्मिथ, लॉक। तो राइट उत्तर का ऑप्शन सी, एडम स्मिथ का यह कथन है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। नकारात्मक स्वतंत्रता के महान समर्थक या विचारक एडम स्मिथ ने राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का समर्थन किया। इन्होंने एडम स्मिथ ने आर्थिक क्षेत्र में निजी स्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन करते हुए हस्तक्षेप का सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी निजी क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में निजी स्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन करते हुए हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके अनुसार व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में राज्य को हस्तक्षेप कम से कम करना चाहिए, न कि बराबर। और इस प्रकार राज्य करेगा तो व्यक्ति मनुष्य में कार्य करने की प्रेरणा अधिक होगी, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अधिक से अधिक संपदा उत्पन्न करेगा और वह तय समाज के हित में होगी। यानी एडम स्मिथ कहते हैं कि जब राज्य व्यक्ति के आर्थिक जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करेगा तो वह व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अत्यधिक उत्पादन करेगा और जिससे उसमें समाज में भी संपदा आएगी। एडम स्मिथ के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता वाणिज्य से ही संभव है। यह उनका कथन है कि सच्ची स्वतंत्रता वाणिज्य से ही संभव है। वेल्थ ऑफ नेशंस की प्रसिद्ध रचना रही है। आप वीडियो को रोककर भी इस स्लाइड को आसानी से पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्नलिखित में से कौन विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं। हम परीक्षा में जल्दबाजी में कभी कभार सवाल को सही नहीं पढ़ते हैं। विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित है या नहीं है, इस नहीं को आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। फ्रेडरिक लिस्ट, एडम स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस। तो राइट उत्तर का ऑप्शन ए, फ्रेडरिक लिस्ट है जो विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए राइट होगा, जबकि एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो है और माल्थस है, ये विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित है। जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट विकास के परंपरागत सिद्धांत से संबंधित नहीं थे। इन्होंने एडम स्मिथ की आलोचना करते हुए कहा है कि राष्ट्र की समृद्धि पूंजी पर आधारित नहीं है, बल्कि यह उत्पादक शक्ति की योग्यता के विकास पर आधारित है। यानी फ्रेडरिक लिस्ट है जो एडम स्मिथ की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि राष्ट्र की समृद्धि पूंजी पर आधारित नहीं है, बल्कि यह उत्पादक की शक्ति की योग्यता के विकास पर आधारित है। इस प्रकार वो एडम स्मिथ की आलोचना करते हैं। आगे चलते हैं। 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की थी? मार्क्सवाद ने, उदारवाद ने, समाजवाद ने, गांधीवाद ने। तो ऑप्शन बी राइट होगा। उदारवाद ने संपत्ति के अधिकार की मांग की, जिनमें जो लोग 3 प्राकृतिक अधिकारों की मांग करते हैं, जिनमें संपत्ति का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। और जॉन लॉक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। उदारवाद के प्रणेता जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है और कहा कि इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है और उसका अस्तित्व बना हुआ है। यानी इन 3 अधिकारों यानी प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही राज्य की उत्पत्ति हुई है और राज्य एक कृत्रिम संस्था है और उसका उद्देश्य और उसका अस्तित्व इन अधिकारों की रक्षा के लिए बना हुआ है।
लोकनीति अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति के अधिकार को मानता है, यानी लोक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वो संपत्ति के अधिकार को मानता है, और वो कहता है कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार संपत्ति के अधिकार में समाया हुआ है, शामिल है। अगला सवाल 11 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। ग्रीन के संपत्ति के संदर्भ में विचार साफ रखते हैं, यानी ग्रीन के संपत्ति के संदर्भ में विचार साफ रखते हैं आदर्शवाद के, व्यक्तिवाद के, उदारवाद के और सभी के, यानी संपत्ति के संदर्भ में जो विचार है वो किस विचारधारा से मेल खाते हैं, ग्रीन के, या आदर्शवाद से मेल खाते हैं, या व्यक्तिवाद से मेल खाते हैं, या उदारवाद से मेल खाते हैं, या इन सभी से। ग्रीन एक सकारात्मक उदारवादी विचारक है और एक आदर्शवादी विचारक भी है, तो ऑप्शन सी राइट होगा, उदारवाद से इनके विचार मेल खाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके समक्ष है। राज्य के संबंध में ग्रीन के विचार आदर्शवादी होने के पश्चात भी संपत्ति के संबंध में उनके विचार उदारवादी है, यानी संपत्ति के संबंध में जो ग्रीन के विचार है वो उदारवादी हैं। अन्य उदारवादी विचारकों की भांति ग्रीन भी संपत्ति के अधिकार को व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। व्यक्तिवाद या नकारात्मक उदारवाद के विपरीत वे संपत्ति के अधिकार को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ भी जोड़कर देखते हैं। कौन? ग्रीन मौत है। तो संपत्ति के संबंध में ग्रीन के विचार उदारवादी है। अन्य उदारवादी विचारकों की भांति भी ग्रीन है जो संपत्ति के अधिकार को व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक शर्त मानते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, कथन और कारण दिए गए हैं आपके समक्ष। यहां कथन ए दिया गया है कि सकारात्मक उदारवाद राज्य को करने के लिए कुछ कार्य सौंपता है। फिर कारण दिया गया है, रीजन, वह संपूर्ण समाज के सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि का दायित्व राज्य को सौंपता है। ए, बी, सी और डी कथन आपके समक्ष रहे। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? क्या ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है? ए आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ए सही किंतु आर गलत, ए गलत किंतु आर सही। क्या होगा इस 12 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ए आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर करता है कि सकारात्मक उदारवाद राज्य को करने के लिए कुछ कार्य सौंपता है। ये बात बिल्कुल राइट है क्योंकि वह संपूर्ण समाज के सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि का दायित्व तो राज्य को सौंपता है, इसलिए यानी ए आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट, सकारात्मक उदारवाद की बारे में कुछ की पॉइंट दिए गए हैं। सकारात्मक उदारवाद राज्य की भूमिका का विस्तार चाहता है। राज्य की परंपरागत भूमिका पुलिस राज्य के स्थान पर सकारात्मक उदारवाद सामाजिक समस्याओं के मामले में सक्रिय हस्तक्षेप सकारात्मक उदारवाद की विशेषता है, यानी सामाजिक समस्याओं के मामले में सक्रिय हस्तक्षेप करेगा राज्य, यह सकारात्मक उदारवाद मानता है। ग्रीन है, लॉस्की है, आर एस टॉबी है, टोनी हॉबाउस जैसे विचारक इस धारणा के समर्थक है। साथ ही साथ यह आवश्यक है कि राज्य उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करे जिनका संबंध सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों से है, यानी सकारात्मक उदारवाद कहता है कि राज्य केवल उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करेगा जिनका संबंध सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों से है। व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों में राज्य का हस्तक्षेप अनुचित है, यह भी सकारात्मक उदारवाद मानता है। जबकि नकारात्मक उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद था, वह कहता है कि व्यक्ति के मामले में राज्य बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करे, वह व्यक्ति को खुला स्वतंत्र छोड़ने की बात करता है, शास्त्रीय या उदारवाद। अगला सवाल 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कौन सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है, यानी इनमें से कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है? कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत। क्या होगा इस 13 नंबर सवाल का राइट उत्तर? आप प्रत्येक सवाल का आंसर गैस करिएगा। आपके कुल कितने सवाल राइट हो रहे हैं? आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जरूर परीक्षा में आपके लिए यह प्रश्नोत्तरी लाभदायक सिद्ध होगी, मैं आशा करता हूं। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र की लगभग संपूर्ण वीडियो सीरीज और अभ्यास प्रश्न सीरीज वहां पर आपको उपलब्ध है। आप उसे जरूर देखिएगा।
तो राइट उत्तर का ऑप्शन बी उदारवादी सिद्धांत राज्य के रात्रि पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है। और इसके अलावा जो नव उदारवाद है या स्वेच्छातंत्रवादी जो धारणा है वह भी रात्रि प्रहरी राज्य का समर्थन करती है। उदारवादी सिद्धांत राज्य के यांत्रिक सिद्धांत का समर्थन करता है, यानी राज्य एक कृत्रिम संस्था है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। उदारवादी मानते हैं, व्यक्तिवादी मानते हैं कि राज्य आवश्यक भी है और बुरा भी है। राज्य का निर्माण सब व्यक्तियों ने मिलकर सबके व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य किया है, अतः राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। उदारवादी विचारधारा के अनुसार व्यक्ति साध्य है जबकि राज्य क्या है, साधन है। इसके अनुसार मनुष्य विवेकशील प्राणी है। उदारवादी विचारधारा मानती है, जो लोग जैसे विचारक मानते हैं कि मनुष्य विवेकशील प्राणी, अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है, अपने हित का सर्वोत्तम निर्णय कर सकता है व्यक्ति विवेकशील होने के नाते। राज्य को व्यक्तियों के स्वैच्छिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी आधार पर यह सिद्धांत राज्य के रात्रि पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है। कौन सा? उदारवादी सिद्धांत। आगे चलते हैं। यदि आपने हमारे पहला, दूसरा और ये तीसरा वीडियो है जो उदारवादी विचारधारा पर आधारित है, यदि आप इन 3 वीडियो सीरीज को देख लेते हैं तो लगभग आपका कोई भी पर्सन इन वीडियो सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। हमने सभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट को इन वीडियो सीरीज में शामिल किया है। अगला सवाल 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? बुजुर्गा राज्य, प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य, सीमित सरकार। तो राइट उत्तर का ऑप्शन ए, बुजुर्गा राज्य का संबंध उदारवाद से नहीं है, जबकि प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य, सीमित सरकार, संवैधानिक सरकार, इन सभी का जो मेल है वो उदारवाद से है, जबकि बुजुर्गा राज्य का जो मेल है वो समाजवाद से है। बुजुर्गा राज्य एक मार्क्सवादी धारणा है जो पूंजीपतियों द्वारा स्थापित राज्य को व्यक्त करती है। यह उदारवाद से संबंध नहीं रखता है। प्रतिनिधि सरकार है, लोक कल्याणकारी राज्य है, वह सीमित सरकार आदि सभी उदारवाद की विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताएं नकारात्मक उदारवाद की है और कुछ सकारात्मक उदारवाद की है। बुजुर्गा राज्य एक मार्क्सवादी धारणा है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है किसका? आदर्शवाद के विकास के लिए, उदारवाद के विकास के लिए, मार्क्सवाद के विकास के लिए, समाजवाद के विकास के लिए। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, उदारवाद के विकास के लिए। ऑप्शन बी राइट होगा। राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण व्यक्तिवादियों का है, जिनकी मान्यता है कि राज्य स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था नहीं है। राज्य का निर्माण लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। व्यक्तिवादी यानी उदारवादी लोग जैसे विचारकों ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत देकर उदारवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। व्यक्तिवादी और उदारवादी जो विचारक हैं, जिनके विचार लगभग समानता रखते हैं राज्य के बारे में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद 2 पृथक तत्वों का मिश्रण है। इनमें से एक लोकतंत्र और दूसरा व्यक्तिवाद। यह कथन किसका है? लूथर गुलिक का, मैकवर्गन का, लॉस्की का, डनिंग का। एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद 2 पृथक तत्वों का मिश्रण है। इसमें एक तो लोकतंत्र और दूसरा है व्यक्तिवाद। लोकतंत्र और व्यक्तिवाद, यह कथन है आपका मैकवर्गन, विद्वान है इनका। ऑप्शन ए राइट होगा आपका, मैकवर्गन का यह कथन है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, मैकवर्गन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है? जो उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है उसका आपको चयन करना है। अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है, राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। क्या होगा इस 17 नंबर सवाल का राइट उत्तर?
जो उदारवाद की मूल विशेषता नहीं है या मूल मान्यता नहीं, उसका आपको चयन करना है। तो आइए चेक करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, यह बात बिल्कुल गलत है। राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, एक कृत्रिम संस्था उदारवाद मानता है। उदारवाद व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है, जिसे के तहत लोगों ने सामाजिक समझौता किया था। अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, यह मान्यता आदर्शवादियों की है। और आदर्शवादियों में इमैनुअल कांट, हीगल, फिक्टे, ग्रीन, ब्रेडले और बॉसा के जैसे आदर्शवादी विचारक राज्य को सर्वोच्च संस्था मानते हुए मनुष्य के लिए स्वाभाविक और आवश्यक मानते हैं। इमैनुअल कांट है, हीगल है, फिक्टे हैं, ग्रीन है, ब्रेडले और बोसांग के ये आदर्शवादी विचारक हैं जो राज्य को एक सर्वोच्च संस्था मानते हुए मनुष्य के स्वाभाविक और आवश्यक मानते हैं विकास के लिए। हीगल जैसे विचारक कहते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। अगला सवाल 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला उदारवादी विचारक है। सीयर वेपर, कार्ल जे पॉपर, जॉन रॉस, एल.टी. हॉबहाउस। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला उदारवादी विचारक है। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्ल जे पॉपर। ऑप्शन बी राइट होगा। कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट आपके समक्ष रहे। सामाजिक अभियांत्रिका का सिद्धांत सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी कार्ल पॉपर ने प्रस्तुत की है। कार्ल पॉपर को राजनीतिक चिंतन और व्यवहार के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने के लिए जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना वेरी वेरी मोस्ट, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज के अंतर्गत कार्ल पॉपर ने विशेष रूप से 3 विचारकों की मान्यताओं पर प्रहार किया है, उनकी आलोचना की है, जिनमें वो 3 विचारक हैं प्लेटो, मार्क्स और हीगल। प्लेटो, हीगल और मार्क्स, इन तीनों विचारकों की वे आलोचना करता है अपनी प्रसिद्ध रचना द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में। पॉपर ने पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद तथा उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत का भी प्रतिपादित किया है, यानी इन्होंने पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद और उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत भी इन्होंने प्रस्तुत किया है कार्ल जे पॉपर ने। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे कार्ल जे पॉपर से जुड़े हुए। अगला सवाल 19 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता और राष्ट्रवाद। तो राइट उत्तर का ऑप्शन ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। इसके अनुसार व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिनका संबंध केवल उसके ही अस्तित्व से हो। व्यक्तिवादी विचारकों ने इस स्वतंत्रता का समर्थन किया, यानी उदारवादी स्वतंत्रता यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा है कि मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। यानी मील व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर में, अपने शरीर, अपने मस्तिष्क और अपनी आत्मा में व्यक्ति संप्रभु है। जे.एस. मिल के अनुसार अपने ऊपर, अपने शरीर, अपने मस्तिष्क और अपनी आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है। उदारवाद का मूल तत्व वैचारिक स्वतंत्रता है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। चलते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की ओर। यहां कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उदारवादी विचारधारा से संबंधित, आप इन्हें देखिएगा। अंत में जाते हुए उदारवादी विचारधारा से जुड़े और क्या महत्वपूर्ण की पॉइंट है उनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए रिवीजन पे के रूप में। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम समाजवादी विचारधारा पर आधारित अभ्यास प्रश्नों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो आइए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट पर आपकी नजर होनी चाहिए। उदारवाद की मुख्य मान्यताएं निम्न है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है।
व्यक्ति के हित एवं सामान्य हित में कोई बुनियादी टकराव नहीं है, उदारवाद मानता है। व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है, जैसे जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को माना है। नागरिक समाज एक कृत्रिम उपकरण है जिसका ध्येय मनुष्य का हित साधन है। नागरिक समाज और राज्य दोनों को ही कृत्रिम उपकरण मानते हैं। उदारवाद केवल संवैधानिक शासन को ही मान्यता देता है, सीमित सरकार का समर्थन करता है। इसके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध केवल इस आधार पर लगाया जा सकता है कि वह दूसरे को वैसी स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए आवश्यक नहीं हो। आगे और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है? उदारवाद अनुबंध की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। इसके अनुसार सार्वजनिक नीति व्यक्तियों और समूहों की स्वतंत्र सौदेबाजी का परिणाम होना चाहिए। इस प्रकार उदारवाद की संपूर्ण अवधारणा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण स्थान है और राज्य व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे। यह शास्त्रीय उदारवाद, जिसे क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहा जाता है या उदार उदारवाद भी कहा जाता है, वह राज्य को व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करने की बात करता है, व्यक्ति को स्वतंत्र यानी खुला छोड़ने की बात करता है। जबकि सकारात्मक उदारवाद राज्य की भूमिका का समर्थन करता है, व्यक्ति के जीवन में, समाज कल्याण के जीवन में राज्य की भूमिका का समर्थन करता है सकारात्मक उदारवाद। जबकि जो नव उदारवादी विचारधारा आई सामने, स्वेच्छा तंत्रवादी जो विचारक है, वह एक बार पुनः नकारात्मक उदारवाद को पुनः स्थापित करने की बात करते हैं कि राज्य है जो रात्रि पहरे की भूमिका का निभाएगा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से और पहले पार्ट और दूसरे पार्ट और ये तीसरे पार्ट, इन तीनों पार्टों में उदारवादी विचारधारा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में और साथ ही की पॉइंट के बारे में बात की। जरूर हमारी ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम समाजवादी विचारधारा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे और महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।